We discussed, we learned, and we shared a lot on the previous journey. Now it's time to dive a little deeper, not just into the words, but also into the real essence behind work, wealth, religion, politics, and the science. Let's begin the journey. हमने पहली एपिसोड में आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ा था कि पूरी दुनिया में श्रमिक वर्गों की दशा इतनी दयनीय क्यों है। आइए इस एपिसोड में इस प्रश्न को सिक्वेंशियल रूप से डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ये जो श्रमिक वर्ग हैं वे धन की चकाचौंध, राजनीति का पावर, विज्ञान की बुद्धिमत्ता और धर्मों के सम्मान से हमेशा प्रभावित और आकर्षित होते हैं और चाहते हैं कि मैं भी उन श्रेणियों में आ जाऊं। इसी क्रम में वे चारों श्रेणियों में जाने का प्रयास भी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धन की। धनार्जन यानी एक्वायरिंग प्रोस्पेरिटी या फिर वेल्थ एक ऐसा क्षेत्र है जहां ओपन बाउंड्री सिस्टम है, यानी कोई विशेष प्रतिरोध नहीं है। आदमी थोड़ी सी वैज्ञानिक चेतना, थोड़ा राजनीतिक संरक्षण और थोड़ा धार्मिक मार्गदर्शन के साथ लगातार श्रम करके धनार्जन यानी वेल्दी या फिर वेल्थ एक्वायर कर लेता है। अपनी योग्यता, विशिष्टता और क्षमता के अनुसार वे अलग अलग वर्गों में बंट जाते हैं। जैसे सबसे अधिक धन संचार करने वाला यानी रिच पीपल की श्रेणी में आते हैं, उसके बाद अपर मिडिल क्लास, फिर लोअर मिडिल क्लास, फिर गरीब और फिर अत्यंत। आनुपातिक रूप से धनार्जन के बाद इन्हें महसूस होता है कि उनके पास राजनीतिज्ञों जैसा पावर, धार्मिकों जैसा सम्मान और वैज्ञानिकों जैसी चेतना अभी भी नहीं आ पाई है। तब वे विज्ञान के पास जाते हैं जहाँ पर उन्हें किसी बैरियर का सामना नहीं करना पड़ता है, परंतु एक लंबी वैज्ञानिक परंपरा मिलती है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे रिसर्च करें और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। यहाँ एक दिक्कत है कि वैज्ञानिक चेतना के साथ इन्वेस्टिगेशन और वैज्ञानिक खोजों का अध्ययन और अनुशासन और बहुत ज़्यादा बौद्धिक ऊर्जा की मांग करता है, जिसके कारण ये नीरस यानी बोरिंग और उबाऊ लगने लगता है। फलस्वरूप बहुत कम लोग इस प्रक्रिया में भाग ले पाते हैं। जो बहुत थोड़े लोग भाग लेते हैं वे वैज्ञानिक चेतना के साथ नई नई खोजें करते हैं और मानव समाज को सुविधा सम्मान बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। उसके बाद ये राजनीति के पास जाते हैं। यहाँ पर इन्हें पहली बार स्थापित राजनीतिज्ञों के रूप में एक मजबूत बैरियर का सामना करना पड़ता है। जैसे ही ये राजनीति में अपनी रुचि दिखाते हैं, पहले से स्थापित राजनीतिज्ञ इन्हें तरह तरह के भ्रम जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। मसलन पार्टी का झंडा, बैनर ढोने का काम, नारे, रैलियां, माइक पर कुछ भी बोलने की आज़ादी, अनावश्यक रूप से फूलों की माला पहनाना, कभी कभार अखबार में फोटो, नाम इत्यादि छपवा देना और सबसे मुख्य चीज़ नेताओं का अघोषित पोशाक पहनाना इत्यादि। ज़्यादातर लोग इन चीज़ों में इतने मशगूल हो जाते हैं या फिर इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उन्हें बहुत बहुधा लगने लगता है कि यही राजनीति है और इस भ्रम में उसकी पूरी पीढ़ी खप जाती है। फलस्वरूप उसकी आने वाली पीढ़ी फिर से श्रमिक वर्ग में ही रह जाती है। इस तरह से एक विशेष सर्कल का निर्माण होता है और पीढ़ियों तक चलती है। कुछ थोड़े लोग अति संघर्ष और अपनी योग्यता के बल पर अपना स्थान पा लेते हैं, लेकिन इसकी संख्या बहुत ही कम है। अब हम लोग बात करते हैं जब ये लोग धार्मिक होना चाहते हैं, तो यहाँ पर इन्हें सबसे पहले दीवार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मूल धर्म के चारों ओर 3 लेयर का अदृश्य दीवार है। पहला धार्मिक किताब, दूसरा धार्मिक मान्यताएं और तीसरा तथाकथित धर्मगुरु। परंतु प्रत्यक्ष रूप से ये बहुत ही उदार और इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि मनुष्य की जटिल से जटिल समस्याओं और प्रश्नों का बहुत ही आसान समाधान और उत्तर इनके पास मौजूद होता है। धर्मों की चाहत में आए लोगों की पहली मुलाकात सबसे बाहरी लेयर यानी धर्मगुरुओं से होती है। यहाँ पर उन्हें धर्म के नाम पर तरह तरह की सिंबॉलिक चीज़ें जैसे चादर, कुंडल, फूल, प्रसाद आदि दिए जाते हैं। इसके अलावा सभी धर्मों के लिए अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, जैसे बपतिस्मा फॉर क्रिश्चियंस, कांवड़ यात्रा इत्यादि चीज़ें।
ये सभी चीज़ें श्रमिक वर्गों के पास सहजता से उपलब्ध हो जाती है। इसमें किसी विशेष बुद्धि या संघर्ष की आवश्यकता नहीं होती है और उनकी सबसे समस्या का वर्चुअल समाधान भी आसानी से मिल जाता है, जिसके कारण यहाँ पर अपार भीड़ होती है। मज़े की बात यह है कि अभी ये लोग प्रथम वर्ग लेयर में ही है और ज़्यादातर लोगों को ये भ्रम होता है कि यही धर्म है। यहाँ पर सक्सेस रेट बहुत ही कम है क्योंकि प्रथम लेयर से ही कुछ लोग संतुष्ट हो जाते हैं। बहुत थोड़े से लोग तीनों बैरियर पार कर आसानी से असली धर्म तक पहुंच पाते हैं। बाकी लोग पुनः श्रमिक वर्गों में ही रह जाते हैं। अपने आप को अप टू डेट करने का संघर्ष सदियों से चला आ रहा है। इस क्रोनोलॉजी को समझने की आवश्यकता है। ये सारे व्याख्यान समस्या पक्ष को उजागर करता है और बहुस्थिति को समझने में मदद करता है, परंतु समाधान क्या है? अब थोड़ा इसकी बात करते हैं। श्रमिक वर्ग को सबसे पहले यह समझना होगा कि वे अपनी योग्यता और व्यवस्थागत कारणों से यहाँ पर है। लाख कोशिशों के बाद भी अपग्रेड नहीं हो पा रहे हैं। जीवन संघर्ष और परिवार पालन में इतने व्यस्त हैं कि अपडेशन के लिए एक्स्ट्रा ऊर्जा नहीं बच पाती है। तब यहाँ पर करने लायक सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि अपने आने वाली पीढ़ी को अपनी समस्या से आगे बढ़कर शिक्षा दें तथा अपनी मान्यताओं और अर्जित ज्ञान को साझा करें, परंतु बच्चों पर थोपे नहीं। शिक्षा ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा आपकी पूरी पीढ़ी इस क्रोनोलॉजी को समझ पाएंगी और उसी के अनुरूप अपने आप को अपनी जैविक और शैक्षणिक क्षमताओं के अनुसार तैयार कर पाएंगी। कुछ समय बाद एक ऐसा समाज निर्मित हो जाए जहां इन सभी वर्गों के बीच का अंतर बहुत ही कम रह जाएगा। तब न तो हमें वर्ग में रहने की ग्लानि यानी श्रमिक वर्ग में रहने की ग्लानि होगी और न ही किसी खास वर्ग में होने का अहंकार होगा। हो सकता है कि किन्हीं को ये यूटोपियन विजन लगे या फिर आइडियल विजन लगे, पर मुझे तो रियलिस्टिक लगता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।